ये मैक्सिको है जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा कोक पी जाती है। 800 लीटर कोक हर साल एक इंसान पीता है, यानी इस टाइम जितनी कोक हर इंसान। यहाँ पे कोकिंग का इतना प्रोडक्शन जो कि एक बूढ़ा इंसान जिसे टाइप 2 डायबिटीज़ है, वो इस औरत के पास आया ताकि ये औरत इसे ठीक होने के लिए भगवान के लिए पूजा कर सके। और ये औरत भगवान को कोक चढ़ाती है और पूजा के बाद इस इंसान को प्रसाद के रूप में कोक देती है, ये बोल के कि ये इंसान इससे ठीक हो जाएगा। जबकि इतनी ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी है, ये प्रूव करती है मैक्सिको को मैक्सिमम लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है इन शुगरी ड्रिंक की वजह से है। ये सब जानते हुए भी मैक्सिको गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि कोका कोला का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मैक्सिको में बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे पानी कम और कोक ज़्यादा है। और अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ कोका कोला मैक्सिको में कर सकती है, लेकिन अपने खुद के देश अमेरिका में नहीं कर सकते जिनका पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग है, तो हम गलत सोच रहे हैं। अगस्त 28, 1941 वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान यूएस ने डिसाइड किया कि वो अपने सिटीजन्स को 907 ग्राम शुगर देगी हर महीने, क्योंकि उस टाइम पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया था और यूएस को अपना मैक्सिमम सामान अपने सोल्जर्स को देना था, ना कि सिटीजन्स को। अब इस डिसीजन की वजह से कोका कोला खतरे में आ गया, क्योंकि चीनी के बिना कोई भी कोका कोला नहीं पिएगा। बेन ऑयलर जो कि अमेरिकन लॉयर थे, उन्होंने यूएस वॉर डिपार्टमेंट को कन्विंस किया कि इस राशनिंग रॉ के बावजूद उन्हें शुगर मिलती रहे और कोका कोला को कपड़े और वेपन्स की तरह वॉर एसेंशियल्स की कैटेगरी में डाला जाए। एंड गेस व्हाट, यूएस के सिटीजन्स को तो नहीं, लेकिन कोका कोला को शुगर मिलती रही और वॉर में सोल्जर्स को बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ कोका कोला भी मिलना शुरू हुआ। इवन यही नहीं, द कॉस्ट ऑफ शिपिंग एंड द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लांट्स ऑफ कोका कोला विल आल्सो पेड बाय यूएस गवर्नमेंट। कोका कोला ने तो यहाँ तक कह दिया था कि कोका कोला दुनिया में अमेरिकन कल्चर को आगे बढ़ा रही है। पैट्रियटिज्म, नेशनलिज्म की भावनाओं जैसे उसे जोड़कर देखना चाहिए। पूरी दुनिया में इस वजह से 64 नए प्लांट्स बने, जिसकी वजह से 500 करोड़ से भी ज़्यादा ड्रिंक यूएस आर्मी द्वारा पी गई, वो भी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। इसके अलावा यूएस के दुश्मन देश यानी नाजी गवर्नमेंट जर्मनी को भी 1 लाख से ज़्यादा कोका कोला दी। बाद में जब यूएस आर्मी ने सभी कंपनियों को सख्त आदेश दे दिया जर्मनी के साथ यूएस की कोई भी कंपनी ट्रेड नहीं करेगी, तो इस पर कोका कोला ने जर्मनी से ऑफिशियल रिलेशन तोड़ दिए। लेकिन सबसे छुपकर जर्मनी ने उन्होंने एक नई कंपनी खोली और जर्मनी के लिए एक नई ड्रिंक बनाई, जो कि सेब के छिलके, चीज़, वे और इवन लॉलीपॉप के मिक्सचर से सब बने, और इस ड्रिंक का नाम था फैंटा। धीरे धीरे जर्मनी की सबसे जाने मानी ड्रिंक फैंटा बनी और वॉर के बाद इस कंपनी के जो सारा प्रॉफिट था मेन कंपनी कोका कोला के पास गया। इतना ही नहीं, कोका कोला पे एलिगेशंस है कि इन्होंने कोका कोला में कैफीन जो डल रही थी, जो कि कम पड़ रही थी, ताकि वो कोयले से कैफीन बनाई। सिटीजन को द मेकिंग ऑफ कोका कोला कैपिटलिज्म बुक के ऑथर, जब कोका कोला की डिमांड बढ़ने लगी तब कोका कोला ने एक मोंटेसेंटो कंपनी के नाम पे एक डील की कि वो उन्हें कैफीन और सैकरीन प्रोड्यूस करके दे, जो उन्हें कोक बनाने के लिए चाहिए था। जब कैफीन और सैकरीन की डिमांड और बढ़ने लगी तब मोंटेसेंटो कंपनी इस डील को खोना नहीं चाहती थी, तो इसलिए उन्होंने एक नया मेथड यूज़ किया कैफीन को कोल तार से निकालने का। तो अब ये कोल तार से निकली हुई कैफीन, सिंथेटिक कैफीन का एक चम्मच 28 कप जितना कैफीन था, जिससे इंस्टेंट एनर्जी तो मिलती है, लेकिन ये वजह बनती है एंग्जाइटी और हाई ब्लड प्रेशर की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोंटेसेंटो वही कंपनी है जिसने एजेंट ऑरेंज बनाया था, जिन्हें नहीं पता जब यूएस की वॉर वियतनाम से हो रही थी, बहुत सारे यूएस सोल्जर्स इस वॉर में मारे जा रहे थे, क्योंकि वियतनामीज पेड़ पौधों के पीछे जो गोरिल्ला वॉर कर रहे थे। तब उस वक्त यूएस आर्मी ने मोंटेसेंटो को एजेंट ऑरेंज बनाने के लिए कहा, कि एक हर्बिसाइड था। तब उसके बाद यूएस आर्मी ने इस हर्बिसाइड को अपने एयरप्लेन से वियतनाम में फेंका, जिससे सारी फसल बर्बाद हो गई और ये वियतनामीज अपने गोरिल्ला वॉर में नहीं कर पा रहे थे, जिससे यूएस को फायदा हुआ। बट इसका साइड इफेक्ट ये था कि कुछ एजेंट ऑरेंज एवतवानी के ऊपर भी गिर गए, जिनकी वजह से इनके डीएनए में चेंजेस आने लगे और धीरे धीरे 3 लाख से भी ज़्यादा लोग इफेक्ट होने लगे। किसी की आँख नहीं थी, किसी के हाथ नहीं थे। इसका असर आज भी एवतमान के लोगों में देखा जाता है। पर सवाल ये आता है कि एक कोका कोला की बोतल में ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें कि इसमें 40% शुगर है, मतलब ऑलमोस्ट कोक की आधी बोतल में शुगर, जिसकी वजह से ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़ और हार्ट रिलेटेड बीमारियां होती हैं। कलर के लिए इसमें कैरामेल, जिसने इंटरनेशनल एजेंसी ने रिसर्च ऑन कैंसर ने ये डिसाइड किया या एक ऐसा सब्सटेंस बताया जो कि ह्यूमन बॉडी में कैंसर का कारण बन सकता है, जिसमें कि फिनालाइन है, जिससे कि अगर हम ज़्यादा अमाउंट में अगर एक कंज्यूम किया जाए, जैसे सीजर और ऑर्गन फेलियर जैसे हमें दिक्कत आ सकती है। इसमें सोडियम बेंजोएट है, जो अगर विटामिन सी से मिलता है तो ये बनता है बेंजीन, और बेंजीन वही गैस है जो कि पाई जाती है पेट्रोल, पेस्टिसाइड्स और फैक्ट्री से निकलते हुए धुएं, और ये हमारे ब्लड सेल्स पर अटैक करती है, जिससे कि ये धीरे धीरे लीवर, हार्ट और किडनी पे अफेक्ट करती है। और कोका कोला की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग इसमें बायोफेनॉल ए है। पर सवाल ये है कि आजकल तो इंटरनेट अवेलेबल है, लोग इंटेलिजेंट है, फिर भी सरकार इसे बंद क्यों नहीं कर रही? तो इसका रीज़न है कि कोका कोला 3 स्टेप्स फार्मूला यूज़ करती है। फर्स्ट है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड प्रेस मैनिपुलेशन। मैक्सिको में एक इंसान है विसेंटे फॉक्स, जिन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था कोका कोला डिलीवरी बॉय बन के इवेंचुअली, और वो प्रमोट होते गए और
कोका कोला के मैक्सिको डिपार्टमेंट के हेड बने और हुआ ये कि अब बाद में ये मैक्सिको के प्रेसिडेंट बने। और प्रेसिडेंट बनने के बाद मैक्सिको में कोक बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ी, तो इनकी गवर्नमेंट ने 27 वाटर यूज़ करने की परमिशन दी। इतना ही नहीं, इस एग्रीमेंट के बाद मैक्सिको में एक प्रोग्राम लाया गया जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी लैंड लेती है, उसमें आ रही सारी नदियाँ, वाटर बॉडीज़ भी उन्हीं की होगी। जिसके पास कोका कोला के पास ये भी राइट आ गया था, वो 8 वाटर बॉडीज़ में अपना कंपनी का सारा कचरा डाल सके। इसकी वजह से मैक्सिको के चापास शहर में पानी इतना गंदा हो गया है कि लोग टैप वाटर यूज़ नहीं करते। इस पानी में बहुत कचरा है और ई कोलाई जैसा बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसीलिए लोग वहाँ कोका कोला पीना ही पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोका कोला की बोतल पानी के मुकाबले वहाँ पे आसानी से मिल जाती है। जब कोका कोला पे काफ़ी सारी रिसर्चेस होने लगी कि इनके ड्रिंक्स पी के लोगों को काफ़ी बीमारियाँ हो रही हैं, तो इन्होंने GEBN यानी ग्लोबल एनर्जी बैलेंस नेटवर्क को हेविली फंड करना स्टार्ट कर दिया। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम था कि वो ओबेसिटी के ऊपर रिसर्च करे और ये प्रूव करे कि ये सारी बीमारियाँ पानी की वजह से नहीं बल्कि एक्सरसाइज ना करने की वजह से हो रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रिसर्च पेपर है, व्हाट इज़ कॉजिंग द वर्ल्ड वाइड राइजिंग बॉडी वेट, जिसमें लिखा है कि लोगों का वेट इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वो सुस्त पड़ रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। साथ में हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि इस रिसर्च की मेन फंडिंग कोका कोला ने दी है। इसके अलावा 2002 में न्यू दिल्ली में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने कोका कोला के ऊपर रिसर्च की गई, तो उसमें पेस्टिसाइड्स पाए गए जो इतने हार्मफुल है कि वो बर्थ डिफेक्ट इवन कैंसर तक हो सकता है। लेकिन बाद में कोका कोला ने ही नीदरलैंड के TNO इंस्टीट्यूशन फूड रिसर्च लैब में इंडिया के कोक की सैंपल्स भेजी और इस रिसर्च लैब ने सर्टिफाइड किया कि ये सारे कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल सेफ है और इसमें कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है। कोका कोला का जितने का सीक्रेट है कि एक्सट्रीम मार्केटिंग। कोका कोला का शुरुआत से ये मानना है कि उन्हें प्रोडक्ट्स नहीं, एक इमोशन बेचना है। सो इसी वजह से वो ऐसे आइडिया के साथ आते हैं जो कि उनके कस्टमर्स को उनके साथ इमोशनली जोड़ते। और इसी की वजह से 1901 में उन्होंने एडवर्टाइजिंग की 1 लाख रुपये स्पेंड किए, जो कि आज के तारीख में 27 करोड़ होते हैं, जो कि 1911 तक $1 मिलियन हो चुके थे, यानी आज के तारीख में 250 करोड़ हो चुके थे। यानी 10 साल के उन्होंने मार्केटिंग स्पेंड 10 टाइम्स बढ़ा दिया था। और इसी मार्केटिंग की वजह से 1917 तक अमेरिकन 2 मिलियन पर डे कोका कोला कंज्यूम कर रहे थे। पर पिछले साल 2022 में कोका कोला का मार्केटिंग बजट $4.6 बिलियन हो चुका था, यानी 3 बुर्ज खलीफा जितना पैसा उन्होंने मार्केटिंग में एक साल में ही खर्च कर दिए थे। इसी मार्केटिंग की वजह से 1980s में आई FDA की हेल्थ गाइडलाइंस पर किसी का ध्यान गया ही नहीं। इस FDA की हेल्थ गाइडलाइंस में बताया गया था एक एवरेज ह्यूमन को दिन में 6 टेबलस्पून से ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए, जबकि कोक में 7 टेबलस्पून शुगर थी, जिससे साफ पता चलता है कि मैक्सिको में इतनी डेथ होने के बावजूद मैक्सिकन कोक को क्यों नहीं छोड़ पा रहे थे। फाइनली कोक का मेन हथियार एक क्रेडल टू ग्रेव स्ट्रैटेजी, यानी अपने कंज्यूमर को अट्रैक्ट होते ही कोक की आदत लगाए। इसी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए वो 5 साल की कम उम्र के बच्चों को भी टारगेट बनाता है और उन बच्चों तक पहुंचने का सहारा होता है स्कूल की वेंडिंग मशीन। इस स्ट्रैटेजी से कोक ने 10,000 स्कूल $3,000 देना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से स्कूल की वेंडिंग मशीन पे स्कूल वाले सिर्फ कोका कोला के प्रोडक्ट्स ही दिखाएंगे और इसीलिए धीरे धीरे 5 साल की या 15 साल की कम उम्र के बच्चों की फेवरेट ड्रिंक कोका कोला बन चुकी थी। लेकिन जब पेरेंट्स ने कोक को लेके बहुत प्रोटेस्ट किया, तब जुलाई 2003 में कोका कोला ने डिसाइड किया 12 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। पर असल में ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने बस अपनी क्लासिक कोक को हटा के स्कूल में दूसरे प्रोडक्ट्स को रखना स्टार्ट किया, जो था ऑरेंज जूस, फ्लेवर मिल्क एक्सेट्रा, जिसमें कोका कोला से भी ज़्यादा शुगर थी। और उन्होंने एक वेंडिंग मशीन पे और एक प्रोडक्ट रखा जिसका नाम था दसान। जी हाँ, कोका कोला का यही वाटर ब्रांड था जिसमें यूकी को लॉन्च करते ही वापस भेज दिया गया था कि दसानी में ग्रोमेट पाया गया था, जो कि एक कैंसर कॉलिन सब्सटेंस है। वैसे इतनी कमाल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए कोका कोला की तारीफ तो बनती है कि लोग मरते रहेंगे लेकिन कोक पीना नहीं छोड़ेंगे। अगर ये वीडियो से आपका कोई नॉलेज पड़ा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।